नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले सत्यहिंदी.com के हमारे दर्शकों से एक छोटी सी अपील यह है कि आज के समय में जबकि पत्रकारिता मुश्किल हो रही है, सच को कहना और भी मुश्किल काम है। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो हमारी मदद करें और हमारे साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना है, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो और करने के बाद अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब बातचीत शुरू करते हैं। सबको मालूम है कि किस तरीके से भारत और चीन की सीमा पर विवाद काफी गहरा हो गया है। वहां भारत के 20 जवानों की शहादत की खबर है। दोनों देशों के मेजर जनरल्स के बीच में बातचीत हो रही है और विदेश मंत्रियों के बीच में भी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सीमा पर पिछले 45 सालों में कभी एक भी गोली नहीं चली और कभी भी दोनों तरफ से किसी तरीके से कोई हताहत नहीं हुआ, ऐसे में हालात ऐसे क्यों बन गए कि आज भारत के 20 जवानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी है और उसमें से भी एक कमांडिंग ऑफिसर है, कर्नल रैंक के ऑफिसर है। इसका मतलब यह है कि हालात बहुत बिगड़े होंगे, बहुत खराब हुए होंगे। उस पर ही तबसरा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विवेक काटजू जी, जो बहुत ही सम्मानित डिप्लोमेट हैं और भारत सरकार में सेक्रेटरी के पद पर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा उनका एक दूसरा परिचय ये कि जब आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में शिखर वार्ता हुई थी, तो उनकी बहुत बहुत अहम भूमिका उसमें उन्होंने निभाई थी। बहुत ही डिसाइसिव रोल उन्होंने प्ले किया था और बहुत तेज माने जाते हैं विदेश नीति के जानकारों में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये कि आखिर हालात इतने खराब क्यों हो गए कि जो 45 साल में नहीं हुआ वो अब हो गया? आशुतोष जी, पहले तो मैं ये आपके दर्शकों को साफ कर दूं कि मेरी ऐसा कोई रोल आगरे में नहीं था। मैं तब विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी था और जॉइंट सेक्रेटरी एक मध्य स्तर का अफसर होता है। वहां तो वाजपेयी जी खुद थे और उनके साथ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सब मेंबरान थे। निर्णय सब वहां लिए गए। मेरा ऐसा कोई रोल नहीं था। मैं तो बस एक कर्मचारी था और कर्मचारी की हैसियत से जो रोल निभाना था वो रोल निभाया मैंने। ये अब आपका 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 बड़प्पन है सर। नहीं साहब, कोई बड़प्पन नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, हकीकत है तो हकीकत बयान करने में मुझे कभी भी संकोच नहीं हुआ। जी जी। अब रही बात कि आपने सही फरमाया कि भारत चीन रिश्ते आज एक बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। मैं तो समझता हूँ एक खतरनाक मोड़ पर भी हैं। जी जो मुश्किल है नियंत्रण, वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा की, वो ये बुनियादी ये है कि उसकी वो परिभाषित नहीं, डिफाइन नहीं है। जमीन पर तो छोड़िए, मैप पर भी डिफाइन नहीं। जी ये कई ऐसे इलाके हैं जो हम समझते हैं वो हमारे हैं और चीन कहता है उनके। इस पर 1975 में तो गोली चली थी, लेकिन उसके बाद तक कोई भी, आपने सही कहा, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन मुठभेड़ पेट्रोलों के बीच होती रहती थी और दोनों सरकारों ने नियम बनाए थे, असूल बनाए थे, जिनका सेनाओं को पालन करना था, जी जिसके तहत ऐसी मुठभेड़ों में कभी कोई हिंसात्मक रूप ना ले। जी लेकिन मैंने लेकिन आज का चीन अ, बदल गया है। मुझे लगता है शी जिनपिंग के नेतृत्व का चीन एक आक्रामक रूप अपना रहा है और वो आक्रामक रूप हमारी ही सीमा पर या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीमाएं तो अलग हैं। जी अब अब नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरे हमारे क्षेत्र में दिख रहा है। वही आक्रामक रूप दक्षिण चीन सागर का है चीन में, वही और दक्षिण पूर्व एशिया में है। जी ताइवान में वो वही रूप एक प्रस्तुत कर रहा है, वही शक्ल दिखा रहा है चीन। वही शक्ल चीन ने दिखाई है आप हांगकांग में। और जी आपने ये भी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जब चीन के रोल पर डब्ल्यूएचओ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सवाल खड़े किए और ये मांग की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, कि पता जी चले कि चीन ने क्या भूमिका अदाई
अदा की, जिसकी वजह से ये कोविड-19 या कोरोना वायरस इतना फैला और ये भयंकर रूप लिया। तो जी, चीन की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने तो एक किस्म से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आर्थिक जंग का ऐलान कर दिया। कहा हम सैंक्शन करेंगे, आपकी जी, हिम्मत जी। कैसे? तो मेरा मानना है कि इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, हुँ, तो चीन ने कदम उठाए हैं और उसकी मंशा यही है कि जो उसका मानना है कई हुँ। जगहों पे जी, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत उसको कबूल करे। हुँ, हमने अभी तक ये कहा है कि ये हमें कबूल नहीं है और मुझे लगता है हुँ, सरकार ने इस पक्ष को दृढ़तापूर्वक और सेना ने इस पक्ष हुँ, को दृढ़तापूर्वक रखा है, जिसकी हुँ, वजह से मई में मुठभेड़ हुई थी हुँ, एक जगह पर जो कि पैंगोंग लेक के आसपास और कई और जगहों पर चीन का ये रूप देखा गया। जी, अ, फिर आप ये भी पता है कि 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई और जहाँ पर पूर्ण रूप से तो सुलझाया हुँ, नहीं गया मामला, लेकिन ये हुआ कि भई शांति बनाई रखी जाए, दोनों सेनाओं की शांति बने जी, जी, और जो भी डिसएंगेजमेंट का एक सिलसिला शुरू हो। हुँ, अब वो कुछ हद तक चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि चीन ने हुँ, जो नियम थे, वो सरकार का बयान इसमें सही है। हुँ, चीन ने जो इस पर जो नियम बने थे, जो फैसले हुए थे, उस पर वो वापस गए और जिस जगह पर ये हादसा हुआ है, वहाँ पर जी, उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की जो कि सही नहीं थी और हमारी सेना की टुकड़ी ने हुँ, उसका उसका विरोध किया, जिस जी, पर ये स्थिति उत्पन्न हुई जो कि बहुत ही दर्दनाक है जी, और आक्रोश जो भारत की जनता में है वो स्वाभाविक है, वो सब हम सब महसूस कर रहे हैं जी, जी। और अ, अपने जी, सर अब मेरा मेरा सवाल ये है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उनके और शी जिनपिंग के बीच में कम से कम लोग कहते हैं कि 18 मुलाकातें तो हो चुकी हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार चीन भी गए हैं। अहमदाबाद में उनके उनके मुलाकात की तस्वीरें हैं, ममलापुरम में उनका मुलाकात की तस्वीरें हैं, वुहान में उनके मुलाकात की तस्वीरें हैं। सवाल ये है कि जब इतने लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर जब एंगेजमेंट हो रहा था, वैसे में अगर चीन इस तरीके की हरकत करता है, तो इसको क्या माना जाए? क्या हमारी तरफ से हमारी विदेश नीति की जो पोस्चरिंग है, जो लाइन है, उसमें गड़बड़ी है या चीन जो आपने कहा कि पूरी तरीके से इस वक़्त अपने आप को असर्टिव है और वो बदमाशी पे उतरा हुआ है? देखिए पहली बात तो रही कि प्रधानमंत्री शीर्ष नेतृत्व का आपस में मिलना, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, वो हुँ, अपनी जगह ठीक है। वो प्रयत्न अच्छे होते हैं और आज की राजनयिक दुनिया में तो ऐसा सिलसिला जारी रहता है। हुँ, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि जी। देश जो हैं और सरकारें जो हैं, वो अंत में फैसले करती हैं अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार। जी, जी। अंडरस्टैंडिंग तो होती है और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। अंडरस्टैंडिंग से जो भी सिस्टम्स हैं देशों के, उसमें हुँ, एक बात फैलती है कि भई ये शीर्ष नेतृत्व की ये विचार हैं और इन हुँ, विचारों पर अमल करना चाहिए। लेकिन नेता जो हैं वो अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, उनकी भी जवाबदेही होती है अपने देश के हितों के प्रति, अपनी देश की जनता के प्रति। तो जी। ये पर्सनल केमिस्ट्री की बात होती हुँ, है। हुँ, मेरा मानना ये हो जी, सकता है मैं गलत हूँ, हुँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि पर्सनल केमिस्ट्री अपनी जगह होती है और राजनयिक जो एक सिलसिला होता है, हुँ, वो हुँ, हुँ, हुँ। अ अ, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि जो कई हलकों में ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में आने के बाद से धारा 370 पर हमने कदम लिया, भारत सरकार ने संसद से पास किया और धारा 370 में बदलाव करके उसको एक तरीके से शिथिल करके हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। क्या वो एक आकस्मिक कारण बन गया जिसकी वजह से चीन को लगता है कि भारत जो है वो यूनिलैटरली कदम उठा रहा है?
और उसी के साथ साथ अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये भी कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका एक्साइड चीन भी हमारा है। क्या ये आकस्मिक कारण है? मुझे नहीं लगता है। जी हाँ, चीन ने अगर इसका गलत कोई कंक्लूजन किया इससे, तो वो अपनी जगह। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि चीन की जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा आंतरिक मामला है और हमारे संविधान के अनुसार हम काम करें। इस पर पाकिस्तान की का विरोध रहा है। इसको चीन ने भी, जो सीमाएं हमने बनाई हैं, जो सीमाएं हम दिखाते हैं, चीन का भी इस पे विरोध रहा है। अगर आप विदेश मंत्री का बयान देखें, विदेश मंत्रालय का बयान देखें, तो उन्होंने ये साफ किया था कि हमारे जो आंतरिक कदम हैं, उससे जो भारत की सीमाएं हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जो भी हमने कदम उठाया था, वो अगर अंग्रेजी में कहूं तो हमारे डोमेस्टिक जूरिसडिक्शन के तहत था। पाकिस्तान ने भी इसका बड़ा विरोध किया। मैंने कई पाकिस्तानियों से यही कहा, मैंने कहा कि इससे आप का का जो नजरिया है, जिसको हम नहीं मानते, लेकिन आपका जो नजरिया है कि कश्मीर एक विवादित मामला है, उस पर क्या असर पड़ता है। अगर हम जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हमने खत्म किया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, तो ये तो एक हमारे संविधान के अंतर्गत कदम था। इसका विदेशी जो नजरिया है उससे तो लेना देना नहीं था। हमने तो कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो विवादित है। हम तो हमेशा से ये मानते थे, पाकिस्तान का ही नजरिया था, चीन का नजरिया था। और जो गृह मंत्री ने कहा, वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि हमने पहले नहीं कही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शायद ये स्पष्ट किया, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई नया सिद्धांत उन्होंने बताया। उन्होंने वही कहा जो हमारे संविधान में है। हाँ, चीन ने अगर इससे गलत कंक्लूजन्स करे तो वो परसेप्शन की बात, और वहां उनका मुझे लगता है परसेप्शन गलत था। हमारे समझाने के बावजूद और जो अंतर्राष्ट्रीय मेरा मानना है नॉर्म्स है, उसके बावजूद अगर वो परसेप्शन गलत बनाते हैं, तो फिर उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। आपने जो बात कही, ग्लोबल टाइम्स में अब पिछले दिनों ही लिखा गया, उन्होंने कहा कि जो भारत ने धारा 370 के तहत किया, वो पाकिस्तान और चीन दोनों की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान चाइना पिछले दिनों काफी बेलिजरेंट हुआ है शी जिनपिंग के आने के बाद से, और तो अगर इतना बड़ा कदम हम उठा रहे थे, तो क्या हमको चीन की सेंसिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं ये सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैं इसका एक काउंटर सवाल पूछता हूं जी, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा कि क्या चीन हमारी सेंसिटिविटीज का कभी ख्याल रखता है? कभी क्या चीन ने ये देखा कि हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद कैसा है, या उसके बावजूद चीन ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान की मदद करी, यहां तक कि सामरिक रूप में, सामरिक क्षेत्र में भी पूरी मदद करी? पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार प्रोग्राम है, उसकी बुनियाद तो चीन में है ना। अगर चीन की मदद नहीं होती पाकिस्तान को भरपूर जो उनकी हुई, तो वो आज इस स्तर पे नहीं होता जहां परमाणु हथियार प्रोग्राम जहां पर उनका है। तो इसलिए अगर सेंसिटिविटीज की बात हो तो वो दो तरफी होती है। एक तरफ से नहीं हो सकता है कि भाई मैं दिखाता जाऊं आपको सेंसिटिविटी और आप मेरी सेंसिटिविटीज का ख्याल ना करें। और इस मामले में तो उनकी सेंसिटिविटी एक एक कल्पना, अगर वो कल्पना की दुनिया में रह रहे थे और एक परसेप्शन बना रहे थे जो कि जमीनी हकीकत से और अंतर्राष्ट्रीय के जो नॉर्म है, नियम है, उससे बिल्कुल परे था, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कही कि मतलब अगर हमको उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखना, तो वो भी तो हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल रखे। लेकिन एक चीज और पिछले दिनों कही गई और ग्लोबल टाइम्स ने बहुत ही
सर्बिक लैंग्वेज में कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी दोबारा टर्म उनको मिला है, तब से उनके एटीट्यूड में बदलाव आया है। उसमें यह भी लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग उनको सलाह दे रहे हैं जो चीन विरोधी हैं, और उन्होंने इस बात पर भी ऑब्जेक्शन किया है कि भाई भारत जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को टारगेट कर रहा है। दीज आर एग्जैक्ट वर्ड मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, दुनिया बदल रही, जी। चीन का जो जो एक उत्थान हो रहा है हम्म। उससे सब परेशान। हम्म। हम्म। चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा, जी। उससे भारत ही को परेशानी नहीं, अमेरिका को है। हम्म। अब अमेरिका के साथ जो एशिया के और देश हैं, हम्म। जापान को है, ऑस्ट्रेलिया को है, हम्म। तो क्या अ, चीन को ये ख्याल नहीं रखना चाहिए, वो कुछ भी कहे, हम्म। हम्म। कि वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है। अब बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बात होती, जिसमें हम, मेरा मानना है हमने बिल्कुल सही फैसला लिया कि इससे हम दूर रहें। हम्म। मेरा मानना है कि वो इनिशिएटिव एक किस्म से एक गुट बनाने का प्रयत्न है, हम्म। क्योंकि हमें चीन का, और वो गुट इसलिए बनाना चीन चाहता है कि अगर वो अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है, जैसे हम्म। रूस सोवियत यूनियन के टाइम में होता था, तो जी। एक जी। तरफ वॉर्सो पैक्ट था, एक तरफ नेटो नाटो था। था। जी। इस तरह चीन गुटबाजी कर रहा है, अपना गुट बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि वो उसको दुनिया अमेरिका के स्तर का माने। हम्म। हम्म। और इसके इस मकसद के लिए अगर उसको और देशों के की इज्जत का, मान का, हितों का की अनदेखी करनी है, तो वो करता जा रहा है। हम्म। 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 और ग्लोबल टाइम्स तो वो ही कहेगा जो कि हम जानते हैं उसका बैकग्राउंड, जो कि चीन की सरकार कहेगी, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जी। रही बात सलाहकारों की, हम्म। देखिए हर देश के जो सलाहकार रहते हैं शीर्ष नेतृत्व के, वो वो अ, उसकी लुकआउट, हम्म। मोदी जी किसको सलाहकार रखते हैं उस पर और किसी को हक नहीं है टिप्पणी करने का। जैसे हम नहीं करते हैं कि शी जिनपिंग के साथ पोलिट ब्यूरो में कौन है, कभी जी। जी। हमने जी। कहा है या जी। कोई जी। और कहता है। जी। जी। तो ये तो बिल्कुल वाहियात सी बात ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। जी। जी। ये जो अमेरिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त चीन जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि दुनिया एक बार फिर 1950 के आसपास पहुंच गई है, जहां पर दो गुट थे, एक तरफ से सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ से अमेरिका था। और उस वक्त भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट की राह पकड़ी, एक तीसरी रास्ता रास्ता पकड़ लिया। लेकिन हमने पिछले दिनों जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ दिखाई पड़े, और शायद ऐसा लगता है कि ये चीन को नागवार गुजर रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो बिल्कुल हमारे पास में है, जिनसे हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, वो अगर अमेरिका के पास चला जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि भारत जो है वो अमेरिकन गेम है उसका हिस्सा है, और ये बात चीन को नागवार गुजरी और अब वो हमको सबक सिखाना चाहता है। देखिए, जो शीत युग का के जमाने में राइवलरी थी, और जो आज चीन कर रहा है भारत के नजरिए से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ। हम्म। हम्म। उसमें ना अमेरिका, ना रूस का हमसे कोई ऐसा विवाद था। हमारे इंटरेस्ट पर दोनों का कोई कोई सीमा पर विवाद नहीं था, हाँ विचारधाराओं का था। जी। और हम ये चाहते थे, तब का एक ख्याल रखिए, हम्म। अमेरिका से हमारा विवाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, वो उसका उसके मुझे लगता है दो कारण। एक हम्म। तो ये कि स्वतंत्रता के बाद हमारे जो जवाहरलाल जी और जो नेता थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी किसी और देश के पिछलग्गू बन गए, जी। तो क्या हमारी स्वतंत्रता जो है वो कुछ मायने रखे। हम्म। 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 दूसरी चीज कि अमेरिका ये भी चाहता था कि हम अपने अंदरूनी मामलों को, जो डेवलपमेंट मॉडल हमारा है, हम हम्म। उसको भी उनके कहे पर अपनाएं। जी। आपको याद होगा कि हम्म। हम, जवाहरलाल जी ने पहले अमेरिका से कहा था कि हमें स्टील प्लांट लगाना है, हम्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करना है, उसमें हमारी मदद करिए। तो जी। जी। उन्होंने कहा वो प्राइवेट सेक्टर में होगा।
जवाहरलाल जी ने ठीक उनसे कहा कि आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में रखें या पब्लिक सेक्टर में रखें। हम जी। आपसे मदद, टेक्निकल मदद चाह रहे हैं, हो सकता है थोड़ी फाइनेंशियल मदद चाह रहे हैं, ये थोड़ी हाँ, चाह रहे हैं कि हाँ, आप हमारी व्यवस्था का तय आप करेंगे। जी। सोवियट्स ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप करें, तो उसमें मुख्तलिफ था। यहाँ पर अब एक शब्द मैं और कह दूं, जी। चीन का जो हमसे जो विवाद चल रहे हैं उसकी बुनियाद तो हम जानते हैं। हाँ, तो वो ये अच्छा, आखिरी बात, हम हाँ, कोई अमेरिका के पिछलग्गू अभी भी नहीं बने। हम्म, हाँ, हम्म, आज के दिन हमारे हित जो हमने प्रणाली अपनाई हम्म, जिस 1991 के बाद जो हमारी प्रणाली है, जो ओपनिंग अप हमने करी है इकोनॉमी हम्म, की, हम्म, उससे ये स्वाभाविक है कि हमारे संबंध और अमेरिका के आर्थिक संबंध बढ़ेंगे। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजी को चाहते हैं। हम्म, अमेरिका के एक वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त अमेरिका कहता तो है कि वो विश्वास करता है, और हम्म, जहां तक हमारे हित हैं वहां पे हमें लगता है कि हाँ वो विश्वास कर रहा है। इन सब मामलों में क्या चीन खरा उतर उतर रहा है? तो हम्म, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हो गए। और चीन बिल्कुल। का अगर ये परसेप्शन है कि हम्म, हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है। हाँ, घनिष्ठ संबंध होंगे, जी। लेकिन उसके मतलब और घनिष्ठता बढ़नी भी चाहिए, लेकिन उसका उसका डायरेक्शन चीन के खिलाफ थोड़ी है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही। मेरा मेरा सवाल, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अ, अगर आज की तारीख में अगर हम देखें, तो नेपाल जैसा एक बहुत ही छोटा देश, जो जिससे हम हमारी बहुत एफिनिटी थी, जिससे हमारी सभ्यताएं जुड़ी हुई हैं, और ऐसे समय में जबकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट है, और नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरीके से है, हिंदू देश की तरीके से है, और उनसे हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। चीन से तो एक तरीके से जंग की नौबत आ गई है, और पाकिस्तान से तो खैर बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो गई है। अब ये अगर नेपाल बांग्लादेश जैसे मुल्क भी अगर हमसे दुश्मनी का भाव रखने लगे हैं, तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो विदेश नीति हम 2014 के बाद से परस्यू कर रहे हैं, क्या ये उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, या भारत जो एक बड़े पावर की तरीके से उभर रहा है, उसका नतीजा है कि ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही देखिए, अ, अपने हमसाए से और पड़ोसियों से विवाद होना हैं? कई विषयों पर अस्वाभाविक नहीं है। हम्म, ये आप देखें तो ये चलता रहता है। हम्म, हम्म, बुनियादी बात ये है देखनी कि क्या दो देश जो हम्म, हमसाए हैं हम्म, वो अपने विवादों को मैनेज कर पा रहे हैं, और हम्म, उसके साथ साथ सहयोग बढ़ा पा रहे हैं या नहीं। हम्म, ये मैं ये नहीं, मुझे जो शब्द है दोस्ती, देशों के बीच की दोस्ती, उस हम्म, शब्द से मुझे जरा परहेज है। हम्म, टेक्निकली मुझे लगता है वो शब्द गलत है। दोस्तियां लोगों में होती हैं, दोस्तियां हम और आप में है, हम्म, दोस्तियां देशों में नहीं होती हैं। देश देश में जो नहीं। है वो अपने हितों के आधार पे काम करते हैं। बट बट सर, अगर अब अगर नेपाल से अगर हमारे रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं, तो जी, आप उसको किसके लिए किसको दोष देंगे आप? मैं इस वक्त देखिए दोष मैं किसी को नहीं दे इन हम्म, मामलों में। मेरा ये मानना है कि नेपाल के जो सरकार है कुछ तो अंदरूनी मामलों के अंदरूनी कारणों की वजह से एक उसने रुख अपनाया है जो जिसको हम जानते हैं, जिस तरह हम्म, का रुख उसने और जहां पर भूमि की बात आ जाती है हम्म, वहां पर नेशनलिज्म को उकसाना कोई मुश्किल नहीं होता है। हम्म, कौन कहेगा कि भूमि छोड़ दो? अगर हम्म, वो माने भी नहीं तो ये नहीं कहेंगे कि भूमि छोड़ दो, तो नक्शे को बदलना अपनी जगह। हम्म, फिर हम जानते हैं कि ओली साहब का रवैया, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी विचारधारा है, वो कैसी। हम्म, आखिरी बात आपने हिंदू धर्म की कही। हम्म, मेरा हमेशा से मानना है कि धर्म अपनी जगह है, राष्ट्रीय हित अपनी जगह। ये कहना कि नेपाल में अधिकांश उनकी जनता हिंदू है, हमारी अधिकांश जनता हिंदू है, इसलिए दोनों देशों के रिश्ते मधुर होने चाहिए। तो अगर यही असूल होता तो जो इस्लामी दुनिया है क्या उसमें कोई विवाद होता है? या होता नहीं। जो जो मुल्क है जहाँ पे ईसाई मजहब ज्यादा है,
मजहब को मानने वाले ज्यादा हैं क्या? उनमें तो विश्व युद्ध हो चुके हैं, हमें मालूम है। तो धर्म के आधार पे ये नहीं होता है। फिर तो आपने सर, बांग्लादेश की बात कही। बांग्लादेश से तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वो रिफ्यूजीज का मामला है, वो रहेगा। अब फिर पाकिस्तान, तो वो तो अपनी जगह है। पाकिस्तान तो मैं आपसे साफ साफ कहूं, मैंने पाकिस्तान पर बहुत विचार किया है, काम किया है। अब उन्होंने अपना जो राष्ट्रीयता है पाकिस्तान, उसको इस तरह परिभाषित कर लिया है कि भारत से शत्रुता जरूरी है। और एक तो वो इस तरह से वो अब है कि भाई, और जिसका एक बड़ा क्रूड उदाहरण था, आपको याद होगा जब इमरान खान का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो क्या जी। एक बहुत क्रूड उदाहरण था उसका, कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार। मुझे हमेशा लगता है कि वो स्लोगन एक पाकिस्तान की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय मानसिकता का प्रतीक था, जी कि जी। जो भारत के साथ संबंध चाहता है कि सामान्य हो जाए, सहयोगपूर्ण हो जाए, वो पाकिस्तान का गद्दार। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को इस मानसिकता में डुबो लिया है, तो फिर उसका क्या समाधान? बट सर, आज की तारीख में इस देश में भी एक ऐसी मानसिकता हो गई कि अगर आप जरा सा पाकिस्तान के साथ शांति की बात करें तो देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं, सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, चीन और पाकिस्तान का नहीं है। आज अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, जो ट्रेडिशनली हमारे दोस्त रहे हैं, वहां से भी भारत की निंदा होने लगी है और बड़े पैमाने पर निंदा हो रही है। बल्कि ओआईसी कंट्रीज ने 56 देशों ने मिलकर एक तरीके से देश की निंदा की थी जब नागरिकता कानून बना था। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मोदी जी की जो विदेश नीति में जो बदलाव किया है या बदलाव है दिख रहा है, क्या उस पर पुनर्विचार की जरूरत है या पुनर्विचार की जरूरत नहीं? क्योंकि नेपाल भी नाराज हो, बांग्लादेश भी नाराज हो, चीन भी नाराज हो, पाकिस्तान से पहले से और मुस्लिम कंट्रीज भी नाराज हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ मीडिया में एक तरीके का प्रचार शुरू हो, तो कोई सवाल अंदर पूछने की जरूरत है या नहीं? देखिए, सवाल तो हमेशा पूछने चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस, मेरा मानना है, वो हमेशा रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार का जो तंत्र है उसमें होता हो। मेरा अपना तो अनुभव यही है कि हमेशा होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आपने खाड़ी के देशों की बात की, पश्चिम एशिया की बात करी। अ, अगर आप मोदी जी का और भारत की विदेश नीति इस इलाके की ओर देखें, तो मुझे लगता है कि वो एक सफल नीति रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमने बायलैटरल अप्रोच अपनाया है कि हम इस इलाके के विवादों में नहीं पड़े। हमारे रिश्ते अब सऊदी अरेबिया से भी अच्छे होंगे, हमारे रिश्ते हम ईरान से भी अच्छे रखेंगे, कतर से, यूएई से, इज़राइल से भी। तो सब इसको, ये बायलैटरल अप्रोच जो रही है वो सही रही। हाँ, ये ज़रूर है कि कश्मीर का मामला जब उठा था, तो पाकिस्तान को बहुत एक मायूसी हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने साफ कह दिया था, इन देशों के नुमाइंदों ने साफ कह दिया था कि कश्मीर जो है वो कोई धर्म से जुड़ा नहीं है। और कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, और पाकिस्तान को इशारा कर दिया था कि आप इसको सॉल्व करें। एक और चीज, ओआईसी जो है, जिसका आपने जिक्र किया, वो एक उसके जो नियम है वो इस प्रकार के हैं कि उसमें ज्यादा विचार नहीं होता है। जो मेंबर एक रेजोल्यूशन लाता है वो पास हो जाता है। और ओआईसी भारत के की माइनॉरिटीज के इशू पर, हमारी जो जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके इशू पर, कश्मीर के इशू पे तो आज से नहीं, 1991 से खिलाफत कर रहा है। और जो जो दिलचस्प बात ये है कि अगर आप किसी भी ओआईसी मेंबर से पूछें, जो पक्षी स्तर पर, कि जी भाई जी। ये ओआईसी का रेजोल्यूशन है, तो उसका हमेशा जवाब ये होता है, वो मुझसे हुआ है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जी जी मुझसे जी। हुआ है। वो कहते हैं हम इसको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो तुम आप क्यों ले रहे हो?
हाँ, ये अलग बात जो कि हमारे देश में सामाजिक शांति अनिवार्य है, आवश्यक। जी। और अगर दुनिया को ये लगता है कि भारत की सामाजिक शांति पे कुछ आघात पहुंच रहा है, किसी भी कारण पहुंच रहा है, तो प्रश्न उठते हैं। और प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय लिबरल ओपिनियन में उठते हैं। जी। और उसमें इस्लामी देश भी मौजूद है, उनके भी कोई सेक्शंस ओपिनियन के हैं। वहां पर इंगेजमेंट की जरूरत है। ये मेरा मत है कि उनसे फिर बातचीत की जरूरत होती है, उनको बताने की जरूरत होती है कि भाई हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो अपने संविधान के तहत उठा रहे हैं। अगर कोई ऐसा कदम है जिसपे जो संविधान पर कोई प्रश्न चिन्ह है, तो उसका फैसला हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो करता है और उसका हम सब पालन करेंगे। और ये जो मामले हैं ये उच्चतम न्यायालय के सामने है, और जब वो फैसले आएंगे तो वो सबको कबूल हो। आपको लगता है वो एंगेजमेंट हमने सक्सेसफुली किया? मुझे लगता है वो एंगेजमेंट का प्रोसेस तो हो ही रहा होगा, मुझे उसकी तफसील नहीं मालूम, लेकिन अगर उस एंगेजमेंट के प्रोसेस को और बढ़ाने की जरूरत है तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्या एक डिमांड आ रही है आजकल देश के अंदर कि चीनी प्रोडक्ट को बहिष्कार करें हम, क्या ये रास्ता है चीन को सबक सिखाने का? देखिए, मोदी जी ने जो आह्वान किया है आत्मनिर्भरता का, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में देखता। इसमें तो मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। जी जी। हाँ, ये तो अब हद हुई हो गई कि मूर्तियां, वो जो चीजें जो हम यहाँ से पारंपरिक बनाते रहे हैं, यहाँ तक आप कहिए कि पंखे, सोइंग मशीन जो हमेशा से यहाँ बनी, लैंप, कुछ चीज बाजार जाइए कुछ चीज वो चीन से आ रही। तो अगर प्रधानमंत्री और सरकार चाहती है कि, और उसके लिए मैं समझता हूँ बेस ग्राउंड बनाना पड़ेगा, वातावरण ठीक करना पड़ेगा, इकोलॉजी करनी पड़ेगी एक, कि ये मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करें तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। हाँ, इसमें वास्तविकता भी अपनानी। कोई स्विच तो है नहीं कि बल्ब जल रहा है, आपने स्विच दबाई वो बंद हो गया, क्योंकि सप्लाई चेन्स अगर एक चल रही हैं तो वो सप्लाई चेन्स पूर्ण रूप से अगर डिसरप्ट करेंगे तो वास्तविक नुकसान अर्थव्यवस्था को होगा। जो आज की अर्थव्यवस्था हमारी इस वक्त तो थोड़ी कोविड की वजह से, उसके पहले से भी थोड़ी धूमिल तो है, लेकिन अगर एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कई क्षेत्रों में साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी जो काबिलियत है उसको बढ़ाएं, जो हमारे वहाँ संसाधन है उसको बढ़ाएं, जो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने अर्ज किया वो ज्यादा विस्तार हो, तो वो तो मुझे लगता है ठीक कदम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी और इतनी कायदे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।